फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एसके झा सर के द्वारा आयुर्वेदिक पब्लिकेशन का जो बुक आया है सामान्य विज्ञान का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे हम लोग कवर करा रहे हैं चैप्टर के माध्यम से। तो आप लोग जो है अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप लोग जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। इसमें जो है पहले हम लोग फिजिक्स का जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे कवर करा रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी का कराएंगे। तो आज जो है प्रैक्टिस शीट नंबर ये 4 है और इसमें जो है 2 चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए जाते हैं, साथ ही जो है इसमें जितने भी मोस्ट पॉइंट दिए गए हैं सभी को नोट कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, साथ ही आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो देखने वाले चैप्टर ये है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर और एनर्जी। इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे भी आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य के बारे में यानी वर्क के बारे में। तो वर्क के बारे में दिया हुआ है इस बुक में कि कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है। किसी क्रिया के संपादन से जो है कार्य का अर्थ निकलता है, जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि, ये सभी जो है कार्य हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को जो है बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को जो है कार्य कहते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। और कार्य जो है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा। ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य का SI मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर होता है और ये जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर होता है। तो इसे हम लोग जो है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसे जूल भी बोल सकते हैं। कार्य का जो CGS मात्रक होता है ये होता है अर्ग और 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। कार्य का बीमा जो होता है ml स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। कार्य जो है एक अदिश राशि है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में जैसे कि अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य जो हो जाता है ये शून्य हो जाता है। और अगर कार्य जो है शून्य क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो है विस्थापन नहीं कर पाता है। तो विस्थापन अगर शून्य हो तो कार्य भी जो है शून्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 10 केजी का बोझ या फिर कितना भी केजी का बोझ लेकर जो है कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो उसका कार्य भी है शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो है विस्थापन नहीं हो रहा। विस्थापन शून्य हुआ तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। अगर कोई कुली जो है 1000 या फिर 100 केजी का बोझ लेकर जो है मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान जो है शून्य होता है, क्योंकि जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का हो रहा है। अगर कोण भी 90 डिग्री का बने तो भी जो है कार्य शून्य हो जाएगा। अगला है एग्जाम्पल में कि अगर कोई व्यक्ति जो है सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो इससे जो है कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि इसमें भी विस्थापन जो है नहीं हो रहा, शून्य हो रहा है। किया गया कार्य जो है अगर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये तीनों हो सकता है। कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे, एनर्जी के बारे में। कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य हम करते हैं उसकी क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। और सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रक जो है जूल होता है और CGS मात्रक जो कि अर्ग होता है। तो आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिएगा। सभी प्रकार की ऊर्जा जो है अदिश राशि होती है। ऊर्जा कैसी राशि होती है? तो ये अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि सभी ऊर्जाएं हो सकती है। ऊर्जाएं जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक गतिज ऊर्जा होते हैं, एक अस्थितिज ऊर्जा होते हैं। और यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन। अगर हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करें, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये यांत्रिक ऊर्जा निकल कर आएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है पावर जनरेट करेगा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका जो है सबसे ज़्यादा गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु रोटेशन में है, गतिज में है, तो ये गतिज ऊर्जा कहलाएगी। और इसका जो है फॉर्मूला से सबसे ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न न्यूमेरिकल के आते हैं। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। ये फार्मूला आप लोग जरूर रट लीजिए, क्योंकि ये जो है इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो
काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ये फार्मूला जरूर आप लोग याद रखिएगा। और अगला है द्रव्यमान ऊर्जा। अगर हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा की बात करें तो प्रत्येक द्रव में जो है इसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे जो है द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। और E बराबर होता है mc²। ये जो है आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे E जो है E बराबर पदार्थ में निहित ऊर्जा है, और m जो है द्रव्यमान है पदार्थ का, और c जो है प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग सभी को जो है याद रखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे संवेग के बारे में, यानी मोमेंटम के बारे में। संवेग वह भौतिक राशि है जो कि गति की मात्रा को बताता है। गति की मात्रा को जो बताता है यही संवेग है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी। और संवेग का एसआई मात्रक जो होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है। p की माप यानी संवेग का माप जो होता है ये होता है, बीमा की बात करें तो इसमें बीमा होगा mLt-1। संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। और ये भी होता है हाफ mv²। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये हो जाएगा p²/2m। इसे भी आप लोग जो है याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग कुछ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के उदाहरण को देखेंगे। तना हुआ धनुष या फिर स्प्रिंग जो होता है ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। और दबा हुआ गद्दा जो कि ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा आकार में बदलाव के कारण, ये भी जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। शरीर में प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा होती है। और बांध में भंडारित पानी, ये भी जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण जो कि जमीन पर दौड़ता लड़का, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस या फिर ट्रेन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, ये भी जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण की, तो छत पर दौड़ता लड़का, चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती हुई पतंग, ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, आप लोग इसे जो है नोट करते चलेगा कॉपी में। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा न तो जो है उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ये नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, यानी इसे जो है हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में रोटेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये जो है यंत्र और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा के रूप में, इसे देखेंगे। इससे जो है क्वेश्चन एक न एक जरूर बनते हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा यंत्र? तो ये विद्युत सेल बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है, और ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है माइक्रोफोन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात करिए, जो है टरबाइन, डायनेमो, विद्युत जनरेटर, ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये मोटर या फिर विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब करता है, और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो वाद्य यंत्र, और स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बारिश बदलता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं पावर के बारे में, शक्ति के बारे में। कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं, यानी कार्य जिस दर से हम करते हैं इसे शक्ति कहते हैं। और शक्ति यानी पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। P बराबर होता है W/T, P बराबर F/V होता है। यहाँ पे हम लोग बात करें शक्ति की मात्रा की, तो इसका मात्रक वाट हो जाएगा। और इसका बीमा जो होता है mL² - T3, T⁻³ होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। 1 हॉर्स पावर, ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक जो कि अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर होता है। जनरेटर या फिर मोटर की शक्ति को जो है हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड अब हम लोग देखने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हमने पहले भी बताया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम लोग जोड़ेंगे
तो ये जो निकल कर आएगा ये यांत्रिक ऊर्जा निकल कर आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिक है? इसमें हल्के और भारी में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक की बात करें तो हल्के पिंड की होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्य करने में जो है मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कोई कार्य करता है मानव तो उसमें प्रयुक्त ऊर्जा जो निकल कर आएगी ये अस्थितिज ऊर्जा निकल कर आएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, हमने अभी बताया है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से जो है 90 डिग्री पर बनता है तो कार्य क्या होगा? अगर 90 डिग्री का मान बनेगा तो ये जो है कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो है ये प्रत्यास्थ अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर जो है 36 × 10 पर पावर 5 जूल। ऐसे पूछे तो 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल होता है। इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे जो है 36 × 10 पर पावर 5 जूल हो जाएगा। अगला है कि जब दो लोचदार पिंड आपस में जो है जोर से टकराते हैं, जब आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है? दो लोचदार पिंड जब आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपने प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने की शुरू हो जाते हैं, यानी दोनों अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अगला कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि बल एवं विस्थापन दोनों जो है सदिश है तो कार्य जो है बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है। अगर कार्य की बात करें तो कार्य जो है एक अदिश राशि है, बल विस्थापन जो कि सदिश राशि है। अगला है कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, कोई पिंड है उसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो गई तो इसके जो है नए संवेग का मान हो जाएगा, नए संवेग का मान जो आएगा ये प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की विस्थापन में होती है, जब बल की जो है दिशा विस्थापन में होती है तब जो ये कार्य धनात्मक होती है। अगला है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करें इसे सम्मिलित रूप से जो है यांत्रिक ऊर्जा, पहला क्वेश्चन भी यही था, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग जो है p तथा जो है द्रव्यमान m हो तो जो है p एवं m पदों के गतिज ऊर्जा का मान होता है। गतिज ऊर्जा का मान जो निकल कर आएगा p²/2m निकल कर आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछे गतिज ऊर्जा बराबर तो हाफ mv² होता है। अगला कि एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, यानी दोनों की गतिज ऊर्जा जो है समान है। किसका संवेग अधिक होगा? संवेग अधिक जो है भारी पिंड का होगा। अगर संवेग पूछे अधिक तो भारी पिंड का होगा और गतिज ऊर्जा अधिक पूछे तो ये जो है हल्के पिंड का होगा। अगला कि संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुने वेग होता है। हमने पहले भी बताया था चैप्टर में पॉइंट में कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक अगर देखते तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। अगला है कि एक ट्रक तथा जो है एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ जो है गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो ये जो होता है ये दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा, यानी ठहरने से पहले जो है एक समान दूरी तय करेगा। अगला कि आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। आदर्श मशीन की दक्षता की बात करें तो ये जो है n बराबर 100% दक्षता होती है। अगला है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को जो है गेंद को पकड़ते समय जो है क्रिकेटर एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? पीछे की ओर इसलिए खींचता है क्योंकि जो है यह लंबे समय तक बल कम का अनुभव करता हो, यानी उसमें जो है लंबे समय तक कम बल का अनुभव करने के लिए वह व्यक्ति जो है पीछे की ओर अपनी बाहों को खींचता है। अगला है कि जब एक पिंड किसी अनंत तल पर जो है लुढ़कता है, इसके जो है पास रहती है अनंत तल पर लुढ़ के, तो इसके पास जो है गतिज एवं स्थितिज ये दोनों ऊर्जा रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप एक जो है कॉइल्ड स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, यानी कंप्रेस करते हैं तो जो है आप उस पर काम करते हैं,
प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा होगी, इसमें जो हो जाएगी ये बढ़ जाएगी, प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा जो कि बढ़ जाएगी। अगला कि किसी बल द्वारा जो है एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? अगर दोनों बिंदुओं के बीच मार्ग पर जो है नहीं करता है कार्य, तो ये जो है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, कार्य जो है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अगला कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, इसमें बात करें तो ये जो है न्यूनतम होगा। अगला है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से जो है उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। आधा करेंगे किसी पिंड का वेग तो जो है इसकी गतिज ऊर्जा ये चौथाई हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी। तो हमने जो है इस ऑब्जेक्टिव चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इसे कवर करा दिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे सभी को हम लोग डिटेल के साथ देखने वाले हैं। अगला है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या फिर पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। तो ये जो है द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो और जो है ये एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा जो है उनके बीच दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो फोर्स बराबर होता है Gm1 m2/r²। ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G इसमें है और G बराबर होता है 6 × 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। आप लोग इसे जो है कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर 6 × अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को। इसमें मुख्य पॉइंट है ग्रेविटेशन में कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा जो है क्षीण मौलिक का बल है जो कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या फिर पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को देखते हैं, इसमें कहा गया है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान जो है m1 और m2 हो तो एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के जो है वर्ग के अनुपाती होता है। इसलिए फोर्स बराबर होता है G × m1 × m2/r²। आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा कॉपी में। और यहाँ पे G जो है G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसमें G का मान जो आएगा ये 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो आप लोग इसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। आपसे जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को जो है वजन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल G और F के बारे में। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है और दो वस्तु में जो है एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब जो है गुरुत्व बल कहलाता है। अगर एक वस्तु पृथ्वी रहे दो वस्तु में तो ये जो है गुरुत्व बल कहलाता है और अगर दोनों वस्तु के बीच लगता है उसमें पृथ्वी वस्तु नहीं है तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हम लोग देखेंगे। प्लायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और न ही यह जो है प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। अगर पृथ्वी का प्लायन वेग का मान की बात करें ये जो होता है 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। आप लोग इसे जरूर नोट कीजिए। और चंद्रमा का प्लायन वेग पूछे तो ये जो है 2.35 किलोमीटर/सेकेंड होता है। सूर्य का प्लायन वेग जो कि 42 किलोमीटर/सेकेंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपनी पीठ पर बोझ बांधकर उतरते हैं क्योंकि जो है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का प्लायन वेग का मान जो है कम होता है और चंद्रमा पर से जो है देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग इसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, इसे हम लोग आज के इस वीडियो में अब देखने वाले हैं।
पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को जो है भार कहा जाता है। भार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से जो है कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा जो है समझाया नहीं गया है। इसमें पहला ऑप्शन में है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये जो है सार्वभौमिक नियम में बताया गया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा था। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये जो है सार्वभौमिक में आता है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी जो है सार्वभौमिक में आता है। अगला है कि निम्न में से क्या जो है एक कमजोर बल है। कमजोर बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान क्या होता है। कैपिटल जी की बात करें तो हमने बताया था कि कैपिटल जी का मान जो होता है 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे नहीं की बात करें तो उनके द्रव्यमानों के योग के जो है इस पर निर्भर नहीं करता, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि जो है दोगुना कर दी जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर बल का प्रभाव जो पड़ेगा गुरुत्वीय बल 4 गुना के कम हो जाएगा, 4 गुना के कम हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को जो है एक बल के साथ आकर्षित करती है, तो जो है ये वर्ग के विपरीत अनुपाती है। किसके विपरीत अनुपाती है, तो उनके मध्य दूरी के विपरीत अनुपाती है। अगला है कि दिए गए कथनों ए और बी में से कौन सा जो है सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या है। इसमें बात करें पहला ऑप्शन है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का जो है सीधा अनुपाती होता है, तो ये जो है सीधा अनुपाती होता है, तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपाती होता है, ये जो कथन है ये गलत कथन है, वर्ग अनुपाती होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए सत्य और बी जो है असत्य है यानी गलत है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। कैपिटल जी की एसआई मात्रक जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्लेनेटरी बॉडीज के लिए जो है केपलर के नियमों में से एक सही है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ जो है प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है ये जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपाती और जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर जो है दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो ये जो है उनके द्रव्यमानों के गुणज के समानुपाती होता है। अगला है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को जो है 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, इन दोनों वस्तुओं के बीच बल जो होगा बल 9 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना कर दिया जाए तो बल जो हो जाएगा ये 9 गुना हो जाएगा। अगला पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। किसी पिंड का भार न्यूनतम जो है भूमध्य रेखा पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु जो है इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है, तो ये जो हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु जो है इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक न हो जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन से है, चूज करना है। पहला है कि गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ये सही कथन है। गुरुत्वीय त्वरण जो है पिंड के रूप आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और गुरुत्वीय त्वरण जो कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।
अगर अधिकतम पूछे तो ये जो है अधिकतम होगा कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा पर, और न्यूनतम जो है ये ध्रुव पर होगा। तो ये गलत दिया हुआ है। अगला कथन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है रूप, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण, तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये भी कथन सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये भी कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। चौथा कथन है कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो जो है पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, बल्कि जो है ये ज़्यादा होता है आभासी भार वास्तविक भार से। तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, यहाँ गलत पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित में से स्थितियों में कौन सी जो है स्प्रिंग तुला की रीडिंग ये जो सबसे कम भारी दिखाएगी? सबसे कम भार कौन दिखाएगी? तो ये जो है जब पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से जो है निमज्जित हो जाता है, तो जो ये अपना भार कम प्रदर्शित करेगी। अगला है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर जो है शीर्ष पर पहुंचता है, तो इसका जो होता है, अगर शीर्ष पर ये पहुंच गया तो वेग जो है शून्य हो जाएगा तथा जो है त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है? यह तभी कहा जाएगा जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करे। अगर इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करे तब कहा जाएगा कि पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है और इसमें कोई भी कार्य नहीं हो। अगला कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जो है तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो होता है इसमें जो है पैमाना ये वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वजन कहा जाता है, वजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर जो कि पृथ्वी की ओर वापस क्यों नहीं आता है? अगर नहीं आया तो इसका मुख्य कारण है एक बल जो कि इसे भूमि की ओर खींचता है। नहीं आएगा तो ये जो है पलायन वेग के मान से भीगा जाएगा, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक से भीगा गया तो वो जो है वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। लेकिन अगर पृथ्वी पर वो वापस आ गया तो यह जो है एक बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो क्या होता है? तब जो है ये वेग शून्य हो जाता है, इसका त्वरण लगभग जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला है कि गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? त्वरण की बात करें, गुरुत्वजनित त्वरण ये जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी, स्मॉल जी से दर्शाया जाता है और कैपिटल जी से जो है गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक दर्शाया जाता है। अगला कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? इसलिए नहीं सुनी जाती है कि चंद्रमा पर कोई गुरुत्व जो है कि वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम से नहीं गमन करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गमन करने के लिए किसी भी माध्यम का होना आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? इस पर किया गया कार्य जो है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है, ये जो है वस्तुओं के जो है किसी भी युग्म पर लागू किया जा सकता है। अगला कि एफ बराबर जी यम बटे डी स्क्वायर सूत्र है, इसमें जी को क्या कहते हैं? इसमें जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, अस्थिरांक है, सॉरी यहाँ पे अस्थिरांक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गलत कथन है? पहला कथन है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, बिल्कुल होता है बराबर। तो ऑप्शन ए इसका पहला जो कथन है ये सत्य है। यहाँ पे गलत कथन पूछा है, एक दूसरे से जो है 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु, दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 kg और 2 kg है और के बीच लागू वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये जो है 26.6 से 8 × 10⁻⁻11 न्यूटन होता है। ये भी कथन जो है सत्य है।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो प्रयोगशाला में ही मान्य है। ये कथन गलत है, ये कहीं भी मान्य है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला है कि बल दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी कथन जो है ये सत्य कथन हो जाएगा। इसमें गलत पूछा तो गलत जो है सी कथन गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा केवल सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके जो है बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच दूरी को परिवर्तित किए बिना जो है उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा F/4 यानी 4 भाग हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह कारण है। ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है यानी खींचती है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जो है संबंधित नहीं है। पहला है कि वह बल जो कि हमें पृथ्वी से बांधता है, ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है, तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये भी जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, परंतु जो है चंद्रमा की चारों ओर पृथ्वी की गति ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जी का मान के साथ बढ़ता है। जी का मान यानी स्मॉल जी का मान किसके साथ बढ़ता है, तो ये जो है ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जितनी कम दूरी ऊंचाई पे आप रहिएगा जी का मान अधिक होगा, दूरी बढ़ने पर जो है जी का मान घटता रहता है, तो ऊंचाई में कमी के कारण जो जी का मान बढ़ता है। अगला कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो इसका भार होगा। अगर विषुवत रेखा से ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, इन दोनों में से कहीं भी ले जाने पे जो है ये भार जो है बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है किया गया कार्य की गणना कीजिए। इसमें जो कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा 0 जूल। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग हमने बताया था, पलायन वेग जो होता है पृथ्वी की सतह पर ये 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं, ये जो संदर्भित करते हैं पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को ये जो है संदर्भित करते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सत्य कथन है। पहला है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से जो है एक में सूर्य का 7 अंडाकार है, ये कथन जो है ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कि एक भू अस्थिर उपग्रह जो कि 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है। इसमें जो है टोटल 24 दिन का समय लेता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत इसमें जो आएगा पहला कथन है कि वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये जो कथन है ये सत्य कथन है। दूसरा है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, जो कि ये गलत कथन है, तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। अगला कथन है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। केंद्र पर जब वस्तु का भार 0 होता है तो ये भी कथन सत्य कथन है। और वस्तु की अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार में कमी होती है, तो ये भी कथन जो है ये सत्य कथन है। गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है क्या कहा जाता है। आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैपिटल जी। अगला है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस ये सभी जो है रासायनिक प्रतिक्रिया है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, तो ये जो है 0 वजन महसूस करते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है पिंड का भार 0 होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। अगर जी की बात करें तो ये जो है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान नियम पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला है
कि चंद्रमा की सतह से ले गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा की सतह से ले गए चट्टान पर की बात करें तो ये जो हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, इसका भार में जो है चेंजेस आएगा। तो अगला प्रश्न है कि जब दो पिंड को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है, एक अंडा पक्के फर्श पर गिराया जाता है और दूसरा जो है तकिए पर गिराया जाता है। एक अंडा पक्का फर्श है उस पर गिराएगा और दूसरा तकिए पर गिराएगा, तो निम्न में से कौन जो है संभावित परिणामी नहीं होगा। पहला है कि विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तु पर भिन्न स्तर के बल लगेंगे। ये सही बात है कि दोनों में जो है भिन्न स्तर के बल लगेंगे। कहीं से गिराया जाएगा तो उस स्तर के बल लगेंगे। दोनों अंडे टूट जाएंगे, दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये जो है गलत है, क्योंकि जो है जो अंडा तकिए पे गिराए जाएंगे वो नहीं टूटेंगे, क्योंकि उस पर जो है कुछ कार्य करता है बल। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर विस्तृत बल कार्य करता है। और अगला है ऑप्शन डी कि तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, क्योंकि अंडे पर जो है लंबे समय तक एक छोटा बल कार्य करता है। तो इसमें नहीं पूछा था, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये जो है गलत कथन है। अगला कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार जो है सर्वाधिक ये ध्रुवों पर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसके अनुसार जी का मान घटता है। जी का मान जो है ऊंचाई के साथ घटता जाता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें सत्य कथन की बात करें तो पहला कथन है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो है जी से अधिक होगा। ये जो है गलत है। पृथ्वी की सतह पर जो है जी का मान अधिकतम होता है। माउंट एवरेस्ट जी का मान जो है जी अधिक होगा, तो ये कथन सत्य है। अगला है कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, तो इसका वेग जो है 75 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कथन गलत है। 15 सेकेंड के बाद जो है ज़मीन पर ये वापस आएगा, तो इसका वेग जो है ये 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है जी का मान, तो 15 गुने जी करेंगे तो ये जो है 150 लगभग आएगा। तो बी और डी ये कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा यदि जो है पृथ्वी की त्रिज्या एच बड़ा आ रही है। अगर इसमें बात करें तो ये जो है एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। अगला जी का मान, स्मॉल जी के मान की बात करें तो ये जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है पिंड किस स्थिति में होता है। अगर मुक्त रूप में गिरे तो ये जो है भारहीनता महसूस होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है, तो ये जो है भार के रूप में जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण की वजन से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान जो है किस पर निर्भर नहीं होता है, नहीं जो होता है ये नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान यम पर निर्भर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। एक ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है। मुक्त रूप से गिरना केवल जो है यह संभव है, तो ये जो है निर्वात में मुक्त रूप से गिरना ही संभव है। इसके अलावा कहीं भी गिरती है तो ये जो है मुक्त रूप में नहीं गिर सकती है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो ये जो है दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा जो है परिभाषित किया जा सकता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये जो है किसके कारण होती है, तो ये गुरुत्व बल के कारण होती है। अगला कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा, तो ये जो निकल कर आएगा ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो है शून्य होता है। शून्य की बात करिए जो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है ये क्या कहलाता है, तो इसे जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल जी का इकाई त्वरण की इकाई के समान, अर्थात ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये जो है कथन सत्य कथन है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये जो है गलत कथन है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये सत्य है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान जो है परिवर्तित होता है, ये भी कथन सत्य है। इसमें गलत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज की इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे इसे कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, हम लोग जो है अगले वीडियो में आगे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे और डिटेल के साथ कवर करेंगे। साथ ही आप लोगों को जो है इसके जितने भी इसमें जो है न्यूमेरिकल के प्रश्न दिए गए हैं सभी को भी कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।